नमस्कार और बुकवाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया। और मैं हूं अमन। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब इकिगाई, लंबा और खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य के कुछ खास हिस्सों पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये किताब ओकिनावा के लोगों, खासकर ओगिमी गांव के जो शतायु लोग हैं, उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी के राज खोलने की कोशिश करती है। बिल्कुल। और ये किताब का जो मूल है वो इकिगाई की अवधारणा है। इसका मोटा मोटा मतलब है होने का कारण, या कह ले वो चीज जिसके लिए सुबह उठने का मन करे, जिसके लिए जीवन जीने लायक लगे। हाँ, लेखक इसमें ओकिनावा की जीवन शैली, उनके खान पान, सामाजिक जुड़ाव और एक और चीज फ्लो, मतलब किसी काम में पूरी तरह डूब जाने की अवस्था, इन सब पर काफी रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इस किताब के जो मुख्य विचार हैं, जो दिलचस्प बातें हैं, उनको सामने लाएं, ताकि हम समझ सकें कि क्या वाकई ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का राज उनकी इकिगाई में छिपा है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अमन, ये इकिगाई आखिर है क्या चीज? किताब बताती है कि जापानी मानते हैं कि हर किसी की एक इकिगाई होती है, सुबह उठने का कारण। ये सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है। जुनून, प्रतिभा, व्यवसाय, मिशन, इन सब का मेल। हाँ, ये परिभाषा थोड़ी जटिल लगती है। पर दिलचस्प बात यह है, जैसा किताब में बताया गया है, ओगिमी के बुजुर्गों के लिए इकिगाई अक्सर बहुत ही साधारण चीजें होती हैं, जैसे अपनी क्यारी में सब्जियां उगाना, रोज दोस्तों से मिलना जुलना, कोई छोटी मोटी कला, या बस रोजमर्रा के जो काम होते हैं वही। अच्छा, मतलब कोई बहुत बड़ा लक्ष्य होना जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं कि कोई दुनिया बदलने वाला मिशन हो, और शायद यही इसकी खूबी है। ये दिखाता है कि जीवन में उद्देश्य खोजना कितना व्यावहारिक हो सकता है, वो रोज की छोटी चीजों में मिल सकता है। ये बात तो सोचने वाली है, खासकर आज की हमारी तेज रफ्तार जिंदगी में। तो फिर ये जो साधारण सी लगने वाली इकिगाई है, ये उनकी लंबी उम्र से कैसे जुड़ती है? ओकिनावा तो ब्लू जोन में आता है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग लंबा जीते हैं। हाँ, किताब इसके लिए सिर्फ डाइट को क्रेडिट नहीं देती, वो इकिगाई और मजबूत सामाजिक रिश्तों को भी उतना ही अहम मानती है। किताब में कुछ दिलचस्प आदतों पर जोर दिया गया है। एक है हारा हाचिबू। हारा हाचिबू, ये क्या है? ये कहावत है जिसका मतलब है, पेट जब 80% भर जाए तो खाना बंद कर दो। ओह, मतलब थोड़ा कम खाना। हाँ, ये सिर्फ कैलोरी कंट्रोल नहीं है, ये एक तरह से सचेत होकर खाना, अपने शरीर की सुनना और संयम का प्रतीक है। माना जाता है कि ये पाचन और शायद लंबी उम्र में मदद करता है। अच्छा, और सक्रिय रहने के बारे में क्या? दूसरा पहलू है लगातार सक्रिय रहना। वो जिम जाकर घंटों पसीना बहाने वाली बात नहीं है, बल्कि लगातार चलते फिरते रहना, जैसे बागवानी करना, थोड़ा पैदल घूमना, रोजमर्रा के काम करना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा है। और एक और बात, ओकिनावा में रिटायरमेंट का वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारे यहाँ है। लोग अक्सर वो काम करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है, जब तक वो कर सकते हैं। इससे उन्हें एक उद्देश्य मिलता रहता है। सही बात है। उद्देश्य की बात चली है तो आपने सामाजिक जुड़ाव का भी जिक्र किया था। किताब में मोआई के बारे में बताया गया है, वो क्या है? हाँ, मोआई, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये बचपन से बने हुए अनौपचारिक सामाजिक समूह होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स। अच्छा। ये सिर्फ दोस्तों के मिलने जुलने की जगह नहीं है, ये एक तरह का भावनात्मक और जरूरत पड़ने पर वित्तीय सहारा भी देते हैं एक दूसरे को। ओह वाह। इससे लोगों को अपनेपन का, एक समुदाय का हिस्सा होने का गहरा एहसास मिलता है, और ये चीज़ मानसिक स्वास्थ्य के लिए और मुश्किल वक्त से निपटने की ताकत के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। बिल्कुल, अकेलापन महसूस न करना, एक सपोर्ट सिस्टम होना, ये तो बहुत मायने रखता है। सही कहा। ये दिखाता है कि हमारी सेहत के लिए सामाजिक जुड़ाव कितना अहम है। तो इकिगाई हो गई सक्रियता, समुदाय, और फिर किताब में फ्लो का जिक्र आता है। मिहाई चिक्सिंट-मिहाई का सिद्धांत, किसी काम में पूरी तरह खो जाना, जब समय का पता ही न चले, इसका इकिगाई से क्या कनेक्शन है? इसका इकिगाई से सीधा और बहुत गहरा संबंध है। फ्लो वो मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि आपको ना समय का ध्यान रहता है, ना अपनी भूख प्यास का, ना आसपास क्या हो रहा है इसका। हाँ, कभी-कभी होता है ऐसा। किताब ये कहती है कि अपनी इकिगाई से जुड़े कामों में फ्लो पाना असल में इकिगाई को जीना है। ये सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस सफर का, उस प्रक्रिया का पूरा आनंद लेना है। अच्छा,
कोई उदाहरण है इसका? किताब में जापानी कारीगरों ताकुमी का जिक्र है, जो अपने काम में माहिर होते हैं और पूरी तरह डूब कर काम करते हैं। या फिर स्टूडियो घिबली के हयाओ मियाज़ाकी। हाँ, एनिमेटर। बिल्कुल, वो रिटायरमेंट के बाद भी रोज स्टूडियो जाते हैं, एनिमेशन बनाते हैं। उनके लिए वो शायद काम नहीं, वो फ्लो है, वो उनकी इकिगाई का अनुभव है। तो फ्लो पाने के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। एक साफ लक्ष्य होना चाहिए, पूरा ध्यान उसी काम पर होना चाहिए, मल्टीटास्किंग से बचना होता है, और काम ऐसा हो जो थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो लेकिन नामुमकिन ना लगे। दिलचस्प है। अब एक और जरूरी पहलू, तनाव। किताब कहती है कि तनाव उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करता है। ओकिनावा के लोग इससे कैसे निपटते हैं? क्या उनका रवैया अलग होता है? हाँ, उनका रवैया काफी मायने रखता है। किताब बताती है कि उनमें एक तरह की शांत दृढ़ता पाई जाती है। एक शब्द है गनबारू। गनबारू? इसका मतलब है मुश्किल हालात के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखना, हार न मानना लेकिन शांति के साथ। इसके अलावा एक सकारात्मक नजरिया रखना और अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना, इस पर भी जोर दिया जाता है। और शायद वो मोआई जैसे सामाजिक सहारे भी तनाव कम करने में मदद करते होंगे? बिल्कुल, जब पता हो कि आपके पास बात करने, सहारा लेने के लिए लोग हैं, तो तनाव अपने आप कम होता है और वो जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना जानते हैं। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होकर खुद पर बोझ नहीं डालते। सही। और आखिर में थोड़ा उनके खानपान के बारे में भी बात कर लेते हैं। संक्षिप्त में ही सही, ओकिनावा डाइट में क्या खास है? ये भी तो उनकी अच्छी सेहत का एक हिस्सा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। ओकिनावा डाइट की सबसे खास बात है विविधता और पौष्टिकता। वो लोग रोजाना कई तरह की, मतलब बहुत सारी अलग अलग सब्जियां और फल खाते हैं। रेनबो डाइट जिसे कहते हैं, वैसा कुछ। अच्छा। उनके खाने में शकरकंद, बैंगनी वाला एक मुख्य चीज है। साथ में टोफू जैसे सोया उत्पाद और अलग अलग तरह के समुद्री शैवाल जैसे कोम्बू, नोरी। और नॉन वेज? मछली हफ्ते में कुछ बार खाते हैं, लेकिन मांस का सेवन बहुत कम होता है। और सबसे जरूरी, चीनी और नमक का इस्तेमाल बहुत ही कम, ना के बराबर करते हैं। और पीने में? वो लोग सैम्पेन चा पीते हैं, जो जैस्मिन और ग्रीन टी का मिश्रण है, और शिकुआसा नाम का एक स्थानीय खट्टा फल है, उसका जूस। ये सब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। तो मतलब एक बहुत ही संतुलित, पौधे आधारित, कम कैलोरी और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट है। बिल्कुल। तो अमन, इस पूरी चर्चा से, इस किताब से जो सार निकलता है, वो ये लगता है कि लंबा और खुशहाल जीवन किसी एक चीज का नतीजा नहीं है, कोई एक जादू की गोली नहीं है। सही कहा। ये तो इकिगाई, यानी जीवन में एक उद्देश्य होना, सक्रिय रहना, समुदाय से गहरे रिश्ते रखना, अपने काम में फ्लो पाना, तनाव को सही ढंग से संभालना और सही खान-पान, इन सब चीजों का एक मिला जुला ताना बाना है। हाँ, बिल्कुल। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब ओकिनावा के इन शतायु लोगों से पूछा जाता है कि उनकी लंबी उम्र का राज क्या है, तो वो अक्सर बहुत साधारण जवाब देते हैं। वो कहते हैं, राज है मुस्कुराते रहना, लोगों से मिलना जुलना और हर दिन का स्वागत करना, उसका आनंद लेना। और ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की, इकिगाई, मोआई, सक्रियता, ये सब उनकी जीवन शैली में ऑर्गेनिकली, मतलब सहज रूप से बुनी हुई हैं। उन्हें शायद इसके लिए अलग से कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। वाकई ये बहुत गहरी बात है। और जाते जाते ये सवाल मन में जरूर उठता है, और शायद हमारे दर्शकों के मन में भी उठे, कि क्या हम अपनी इस आधुनिक, तेज रफ्तार और अक्सर तनाव भरी जिंदगी में जानबूझकर अपनी इकिगाई, चाहे वो कितनी भी साधारण क्यों ना लगे, उसे खोजने और उसके लिए वक्त निकालने की कोशिश कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। और क्या रोजमर्रा के साधारण कामों में भी फ्लो ढूंढा जा सकता है, जैसे वो लोग बागवानी में पाते हैं, या जैसे बिल गेट्स कहते हैं कि उन्हें बर्तन धोने में फ्लो मिलता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद असली रहस्य इसी सादगी में और रोजमर्रा की चीजों में उद्देश्य और आनंद ढूंढने में ही छिपा हो। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा इकिगाई किताब पर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई विचार हैं या आप अपनी इकिगाई के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बुक वाला चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।